हेलो गाइस। सो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर क्लाइंट आपसे हीट एक्सचेंजर से कोई सवाल पूछ लेता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपसे जरूर पूछा गया होगा कभी ना कभी कि जब भी हमें हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करना होता है तो प्री शटडाउन में हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि जब भी एक हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करना होता है तो पूरे शटडाउन में शुरू से लेके आखिरी तक, यानी यूं कह लें कि प्री शटडाउन से लेकर के शटडाउन तक और शटडाउन से लेकर के पोस्ट शटडाउन तक किस तरीके से हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस किया जाता है। तो इसी टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एक प्रकार से देखा जाए तो आज का वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपका ये तो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि किसी भी शटडाउन में हीट एक्सचेंजर से क्या कुछ सवाल होता है। यानी कहने का मतलब हीट एक्सचेंजर का क्या स्कोप होता है किसी भी शटडाउन के अंदर, हम ये कह सकते हैं। तो आज का आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही छोड़ूंगा आज। खास करके ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आज का, जो लोग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल सुपरवाइजर या फिर मैकेनिकल फोरमैन के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि वीडियो जैसे ही खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप इस पूरे सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इस पीडीएफ को कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी शटडाउन के दौरान एक क्लाइंट के द्वारा हीट एक्सचेंजर के लिए क्या क्या वर्क ऑफ स्कोप दिया जाता है। देखिए, तो यहां सबसे ऊपर लिखा हुआ है शटडाउन स्कोप ऑफ वर्क फॉर हीट एक्सचेंजर। यानी जब कभी भी शटडाउन होता है तो जो भी क्लाइंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करता है, एक स्कोप ऑफ वर्क देता है किसी भी शटडाउन के लिए। तो ये एक तरीके से हमारे पास आप ये समझ सकते हैं कि किसी क्लाइंट के द्वारा दिया गया एक स्कोप ऑफ वर्क है जिसके हिसाब से हमें काम करना है। तो इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी शटडाउन में एक हीट एक्सचेंजर के लिए क्या ही कुछ वर्क स्कोप होता है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट नंबर। यानी यहाँ पे आपका एक्सचेंजर नंबर लिख देगा। जैसे प्लांट में बहुत सारे एक्सचेंजर होते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एक्सचेंजर शटडाउन में मेंटेनेंस के लिए मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक एक्सचेंजर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे उस एक्सचेंजर का नाम लिखा रहता है। मैंने यहाँ पे 00 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1201 ले सकते हैं या फिर जो भी उस इक्विपमेंट का सीरीज नंबर रहेगा वो ही उस हिसाब से 1302 ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है। किसी भी रिफाइनरी के अंदर या फिर पेट्रोकेमिकल के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं तो उस प्लांट का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए सल्फर यूनिट है तो सल्फर लिखा रहेगा, अगर क्रूड है सीडीयू यूनिट है तो सीडीयू लिखा रहेगा। तो इस तरीके से ये सारा क्लाइंट आपको पहले से ही सारा कुछ प्रिपेयर करके देता है। इसके अलावा एक बार क्या करता है, यहाँ पे शॉर्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको मोटा मोटी ये ध्यान रहे कि आपको करना क्या है। तो देखिए मोटा मोटी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, इंटरनल इंस्पेक्शन आपको करना है। जब भी आप हीट एक्सचेंजर खोलेंगे तो उसका इंटरनल इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है, इंस्पेक्शन में क्या क्या करना है, विजुअल टेस्टिंग है, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है या फिर यस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, फिर पीटी जिसे हम पेनिट्रेशन टेस्ट भी कहते हैं, डीपीटी भी कहते हैं। उसके अलावा जो हीट एक्सचेंजर ओपन करोगे आप तो उसमें ट्यूब जो रहेगा उसका भी इंस्पेक्शन करना है। वो भी मेथड दिया हुआ है कि आरएफईटी के द्वारा आपको करना है, वो पहले से ही बता रहा है। इसके अलावा ट्यूब का वीडियोस्कोपी भी करना है आपको। ये सारा कुछ एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा ट्यूब्स का हाइड्रोजेटिंग भी रहेगा एंड देन हाइड्रो टेस्ट भी रहेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सेल टेस्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्लाइंट आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको केवल सेल टेस्ट ही करना है, आपको ट्यूब टेस्ट करने की जरूरत
नहीं है। तो एक चीज आप यहां से ध्यान में रख सकते हो कि जब भी क्लाइंट अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज मेंशन करता है ना, और अगर ड्यूरिंग द शटडाउन अगर वो इससे हट के कुछ काम कराता है तो आप उस जॉब को एडिशनल चार्ज कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेल साइड हाइड्रो टेस्ट लिखा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कारण होता है, ऐसा कुछ रीजन होता है प्लांट के अंदर कि आपको क्लाइंट उस टाइम पे उसका मूड चेंज हो जाए और उस टाइम पे वो बोले कि मुझे ट्यूब टेस्ट भी करना है ना, ट्यूब टेस्ट भी करना है, तो उस टाइम आप बोल सकते हो कि सर आपका जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें केवल शेल टेस्ट दिया हुआ था, अगर आप ट्यूब टेस्ट करेंगे तो ये फिर एडिशनल जाएगा। अगर एडिशनल जाएगा तो उसका फिर आपका चार्ज होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा, है ना। तो ये सारा बेसिक चीज है। अब समझते हैं कि प्री शटडाउन एक्टिविटीज में क्या क्या करना होता है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, तो मोस्टली क्लाइंट आपसे ये सवाल लगभग पूछ ही देता है। मेरे से तो शायद कई बार पूछा गया है कि प्री शटडाउन एक्टिविटी में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या मेजर एक्टिविटी आपको करना होता है। तो वो सारा चीज हम अभी आपको देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है अपना किसी भी प्री शटडाउन का, प्री शटडाउन एक्टिविटीज में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, स्कैफोल्डिंग टू बी इरेक्टेड इफ रिक्वायर्ड। वेरी गुड पॉइंट। सपोज मान लो कि आपका ये एक्सचेंजर है, सपोज आपका कोई ये एक्सचेंजर है ना, ये कोई एक्सचेंजर है और ग्राउंड से काफी हाइट है इसका, है ना, ग्राउंड से क्या है, हाइट है। तो जब भी ग्राउंड से हाइट है, तो जब भी आप काम करने जाओगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये जो इनलेट और आउटलेट रहेगा इसका ब्लाइंडिंग करोगे, है ना, ब्लाइंडिंग करोगे। तो ब्लाइंडिंग करने के लिए आपको क्या है, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इस साइड में कहीं पे आपको खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैफोल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो क्लाइंट ने आपसे पहले ही कह दिया है कि स्कैफोल्डिंग टू बी इरेक्टेड इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है तो आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ये पहले से ही मेंशन कर दिया गया है ना। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन अगर कोई क्लाइंट करता है कि प्री शटडाउन एक्टिविटी में आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहला पॉइंट बता सकते हो कि सर स्कैफोल्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट हम स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करेंगे। ये वेरी फर्स्ट पॉइंट है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आप देखो, इंसुलेशन रिमूवल इफ रिक्वायर्ड। जैसे मान लो कि अगर एक्सचेंजर है और इसमें जो भी आपका पाइपिंग्स वगैरह कनेक्ट है ना, जो भी पाइपिंग्स वगैरह कनेक्ट है, तो अगर इस पाइपिंग में इंसुलेशन का लेयर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंसुलेशन का लेयर लगा है, तो बिना इंसुलेशन हटाए आप इसके बोल्ट्स को तो खोल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन को रिमूव करना पड़ेगा, है ना, इंसुलेशन को रिमूव करना पड़ेगा। तो क्लाइंट ने बड़ी ही क्लियरली यहां पे ये भी लिख दिया है कि इंसुलेशन रिमूवल इफ रिक्वायर्ड, यानी अगर इंसुलेशन है किसी भी पाइपिंग में कनेक्टेड फ्लैंजेस में, तो आपको इंसुलेशन हटाना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट आप बोल सकते हो कि सर प्री शटडाउन में वी हैव टू रिमूव द इंसुलेशन इफ रिक्वायर्ड इफ अवेलेबल, है ना। तो दो पॉइंट आपको यहां से रिमेंबर हुआ कि प्री शटडाउन में क्या क्या करते हैं। सबसे पहला, अगर स्कैफोल्डिंग की जरूरत हो तो हम स्कैफोल्डिंग लगाएंगे। देन उसके बाद अगर हमें इंसुलेशन की जरूरत हो निकालने की तो इंसुलेशन निकालेंगे। वेरी गुड, ये दो पॉइंट आपको याद हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई एंड टैग द इक्विपमेंट। एक्चुअली जब भी आप प्लांट में जाते हो ना, तो खैर यस मेरे हिसाब से पहले टैगिंग जरूरी है, लेकिन टैगिंग भी आप तभी कर पाओगे जब मान लो कि स्कैफोल्डिंग रहेगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट स्कैफोल्डिंग हो गया, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। 100% आपको सबसे पहले स्कैफोल्डिंग करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, समझ गए। तो स्कैफोल्डिंग के बाद अब क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड टैग द इक्विपमेंट, यानी जो भी आपका इक्विपमेंट नंबर है उसमें जाके आप टैगिंग करोगे। जैसे हमने बताया था कि अगर मान लो कि आपका एक्सचेंजर नंबर 1302 है, तो आप क्या करोगे, एक टैग बनाओगे जिसपे आप टैग पे लिखोगे E1302, राइट, E1302 आप लिखोगे और इसमें वायर बांध करके इस एक्सचेंजर में कहीं ना कहीं फ्लैंज से कनेक्ट कर दोगे। तो जब भी आप वहां पे जाओगे या फिर कोई भी जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसको कहां कहां पे ब्लाइंडिंग करना है। जहां जहां पे ब्लाइंडिंग करना रहेगा, जिस लोकेशन पे फ्लैंज ओपन करना रहेगा, वहां पे आप ये टैग लगा दोगे।
यहां तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो, अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए, क्लियर ना हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप बेझिझक होके, है ना, बिना कुछ सोचे समझे आप हमें कमेंट कर सकते हो, है ना, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और अगर आप कमेंट करोगे तो अगर आपका जेन्युइन कमेंट है, क्योंकि उल्टे पुल्टे भी कमेंट करते हो आप लोग, अगर जेन्युइन कमेंट है, मुझे लगता है कि नहीं आपका जवाब देना जरूरी है, तो देन डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, है ना। तो आप सही कमेंट करो, सही तरीके से सवाल पूछो, तो मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अप्लाई डी रस्टिंग सोलवेंट टू ऑल द बोल्ट्स। क्या लिखा है? अप्लाई डी रस्टिंग सॉल्वेंट टू ऑल द बोल्ट्स। ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो? हॉट बोल्टिंग बोल सकते हो, कि हॉट बोल्टिंग करने के लिए क्लाइंट परमिशन आपको दे रहा है प्री शटडाउन में। यानी मान लो जो भी आपके फ्लैंजेस अगर रहेंगे, तो इसमें जो भी ये बोल्ट्स वगैरह रहेगा, इसमें जो नट रहेंगे बोल्ट्स के, तो ये एक्चुअली क्या रहते हैं कि बहुत सारा इनमें जंग भी लग जाता है। कई बार तो बोल्ट्स सारे काटने पड़ते हैं शटडाउन के अंदर, खुलता ही नहीं है ना। तो उसमें क्या करना है कि आपको WD-40 वगैरह लगा के उसको लूज करना है। अगर लूज हो जाता है तो फिर एक एक करके सर्विसिंग करके उसमें मोलीकोट वगैरह लगा के फिर से उसको बोल्ट को टाइट कर देना है ना। तो वही पॉइंट यहां पे कहा जा रहा है कि अप्लाई डी रस्टिंग सॉल्वेंट टू द ऑल बोल्ट्स, है ना। तो ये एक तरीके से आप हॉट बोल्टिंग इसको बोल सकते हो, कि एक तरीके से हॉट बोल्टिंग भी हम कर सकते हैं प्री शटडाउन में, है ना। ये भी पॉइंट हमारा प्री शटडाउन का ही है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है ना। तो आगे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अरेंजमेंट ऑफ ब्लाइंड्स, वेंट स्पेड्स, बॉयलर मेकर्स, confirmation of blind insertion and arrangement for hydro testing including identification of welded plug removal for hydro test। चलिए, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको समझना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आपको ये सवाल पूछ ही देता है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री शटडाउन में जितने भी ब्लाइंड्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी नोजल को ब्लाइंड करने के लिए, इनलेट आउटलेट को, तो उसके लिए आपको क्या करना है? ब्लाइंड्स सारा अरेंज करना है। उसका रेटिंग सही से आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो रेटिंग आपको डिटेल्स GAD ड्राइंग से मिल जाएगा, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग से मिल जाएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं क्या करूंगा कि GAD ड्राइंग का भी एक वीडियो में बनाऊंगा हीट एक्सचेंजर का, कि कैसा ड्राइंग दिखता है। अगर आपने काम किया होगा तो आपको तो पता होगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप इंडस्ट्री में भी काम किए हो और थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट लेवल पे काम नहीं किए हो, एज अ वर्कर काम किए हो, तो जल्दी ड्राइंग्स मिलता नहीं है ना, जल्दी ड्राइंग मिलता नहीं है। नो प्रॉब्लम, अगर आप कमेंट करोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं ये चीज कवर करूं तो मैं ऑब्वियसली करूंगा। आप लोग बोलो और मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है? ब्लाइंड्स का अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? ब्लाइंड्स का अरेंजमेंट करना है ना। ब्लाइंड्स के अलावा वही वेंट स्पेड भी होता है, जिसमें वेंट स्पेड किसको बोलते हैं? वेंट स्पेड किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि ये आपका ब्लाइंड है और इसमें देखते हुए कि ब्लाइंड के ऊपर से ये एक निप्पल लगा होता है ना। ब्लाइंड के ऊपर से निप्पल लगा रहता है, तो इसको वेंट स्पेड बोलते हैं। इसी तरीके से बॉयलर मेकर भी होता है। इसके बाद कंफर्मेशन ऑफ ब्लाइंड इंसर्शन, मतलब आपको ये कंफर्म करना है कि किस नोजल में, सपोज ये आपका हीट एक्सचेंजर है, तो जैसे एक नोजल ये हो गया, एक नोजल ये हो गया, तो मे भी हो सकता है कि किसी रीजन से इस नोजल में क्लाइंट बोल रहा हो कि आपको ब्लाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे ये तो सपोज ये शेल हो गया, अगर यहां से ये चैनल हेड है ना, चैनल हेड है, तो इसमें भी इनलेट आउटलेट होता है ना। जैसे ये अगर चैनल हेड हो गया, यहाँ पे इनलेट आउटलेट होता है, तो फाइनली तो आपको ये कवर तो निकालना ही है ना। कवर तो फाइनली आपको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे ब्लाइंड करने की वैसे कुछ खास जरूरत होती नहीं है, फिर भी लोग करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका कोई खास इंपॉर्टेंस होता नहीं है ना। तो सबसे पहले ये भी आपको वेरीफाई करना है कि आपको कहां कहां पे ब्लाइंड डालना है, वहां पे आपको टैगिंग जरूर करना होगा। क्या करना होगा? टैगिंग जरूर करना होगा, है ना। इसके अलावा
जब भी आप सारा कुछ हो जाएगा तो जब आप हाइड्रो टेस्ट करोगे ना, हाइड्रो टेस्ट, तो हाइड्रो टेस्ट के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन, फिटिंग्स वगैरह लगता है, पीएसवी लगता है ना, गेज लगता है, उसके अलावा फिटिंग्स लगता है। तो ये सारा अरेंजमेंट भी आपको प्री शटडाउन में ही कर लेना चाहिए, है ना। ये देखो, ये सब चीजें जरूरी है प्री शटडाउन में, क्योंकि ये सब प्रिपरेशन की चीजें हैं। वैसे प्री शटडाउन में आप कुछ काम तो कर नहीं सकते, तो अगर ये प्रिपरेशन रेडी रहेगा तो ड्यूरिंग द शटडाउन आप इजीली सारे वर्क को कर पाओगे, मतलब डिले का चांसेस नहीं होगा, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब हम गए हाइड्रो टेस्ट करने गए तो पता चला कि फिटिंग ही नहीं है। जब आप हाइड्रो टेस्ट करने गए पता चला कि फिटिंग्स नहीं है, पता चला कि गेज ही नहीं है, पता चला कि पीएसवी जो आपको जिस रेटिंग का चाहिए था, जैसे कि 1.1 केजी का चाहिए था, तो इस रेंज का, इस कैलिब्रेशन का आपके पास पीएसवी है ही नहीं। तो फिर ये सब चीजें जाके लास्ट में क्या करती हैं, काम को स्टक करती हैं, प्रॉब्लम होता है, डिले होता है, खास करके अगर कहा जाए तो फाइनली जॉब डिले होता है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्री शटडाउन के अंदर ये सारा चीज करना चाहिए, है ना। इसके अलावा आप गैस्केट का भी अरेंजमेंट कर सकते हो, है ना। गैस्केट इसमें लिखा नहीं है, शायद छूट गया है, तो आपको गैस्केट का भी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। जो भी जितने भी नोजल्स वगैरह के या फिर कवर्स वगैरह के गैस्केट्स होते हैं, वो गैस्केट का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। ये सारा काम प्री शटडाउन का होता है। एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फैब्रिकेशन ऑफ टेम्पोररी सपोर्ट्स इफ रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि आप एक्सचेंजर निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोई कवर खोल रहे हैं ना, ये एक्सचेंजर है, इसका ये कवर है, और इसको निकालने के लिए, होल्ड करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे सपोर्ट बनाने की हमको जरूरत है, तभी यहां से हम चैन ब्लॉक लगा पाएंगे और फिर इसको होल्ड करके और तब शिफ्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी अगर सपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, टेम्पोररी सपोर्ट अगर आपको लगाना है, तो वो भी प्री शटडाउन में ही आपको क्या करना है, फैब्रिकेशन उसका कर लेना है। ऐसा नहीं कि जब हम कवर खोलने जाएं तो पता चला कि अरे यार यहाँ पे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है हमें इसे निकालने के लिए, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो ये काम आपको कब करना है, प्री शटडाउन में। इसके लिए कहा जाता है कि जब भी आप प्री शटडाउन में जाएं तो प्री शटडाउन में एक बार प्लांट का विजिट अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक एक चीज पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए कि यार हमारा ये इक्विपमेंट है, इसमें हमें क्या क्या चीजें लगेगी, हमें बंडल पुलर लगेगा या फिर हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से चैन ब्लॉक की सहायता से निकाल लेंगे बंडल को, या फिर क्रेन खड़ा करना पड़ेगा, कितने टन का क्रेन लगेगा। सपोज कोई हेवी चैनल कवर है, उसको लिफ्ट करके निकालना है, वर्टिकल है, तो पता चला कि वहां पे 150 टन 160 टन के क्रेन से होगा ही नहीं, तो उसके लिए फिर आपको 350 टन और चाहे इससे भी ज्यादा हेवी क्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब जो प्लानिंग होता है ना, पूरा का पूरा आपको प्री शटडाउन में ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर हुआ कि प्री शटडाउन के अंदर किस तरीके से एक हीट एक्सचेंजर का प्रिपरेशन किया जाता है। तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट हुआ तो आप कमेंट जरूर करना, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्त, तो प्लीज 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 वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो दोस्त। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हो तो बुरा ना मानो, सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे फायदा होगा। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आती रहती है चैनल पे, तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा, तो आप इजीली फिर वो चीजें देख सकते हो। बस और कुछ ज्यादा नहीं है सब्सक्राइब करने से। वैसे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरी वीडियोस देखते ही हैं, है ना, आके देखते हैं, कभी कभी सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता चल जाता है एक्चुअली, क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहता है ना, तो वो चीज मुझे पता चलती है देखने पे। चलो कोई नहीं, ये आपका डिफेंड है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, शटडाउन एक्टिविटी अब शुरू होती है। जब मान लो कि पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया, तो अब शुरू होगा क्या, शटडाउन एक्टिविटी। अब मेन फाइट यहां से शुरू होगा। तो यहां से कहते हैं गेट रेडी टू फाइट ड्यूरिंग द शटडाउन एक्टिविटी। भाई यही तो अपना मेन चीज तो यही है यार शटडाउन में, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, जब भी आपका शटडाउन शुरू होता है, सो योर वेरी फर्स्ट एक्टिविटी विल बी
इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लाइंड। सबसे पहले आपको ब्लाइंडिंग करना है। ब्लाइंडिंग इज लाइक आइसोलेशन करना है ना, आइसोलेशन इक्विपमेंट का। उसके लिए क्या करना होता है, ब्लाइंडिंग करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विपमेंट का ब्लाइंडिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ही ब्लाइंडिंग आपका खत्म होता है, ब्लाइंडिंग जैसे ही आपने अगर कर लिया, तो ब्लाइंडिंग के बाद आपको करना है जितने भी जैसे कि अगर कोई पाइपिंग वगैरह है ना, जो या फिर कोई टेम्पोररी सपोर्ट है, तो वो टेम्पोररी सपोर्ट आप लगा सकते हो। और जो पाइपिंग अगर एसोसिएटेड है, जैसे मान लो कि ये कोई हीट एक्सचेंजर है, ये कोई हीट एक्सचेंजर है, सॉरी अच्छा नहीं बन पा रहा है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा एडजस्ट करो। जैसे कि ये पाइपिंग वगैरह है कुछ, और इसमें कुछ काम वगैरह होना है, तो अगर आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्लाइंड नहीं मारना है, इसको पूरा ही निकालना है। तो ये सब पाइपिंग डिस्कनेक्शन जो होगा, या फिर क्या होता है कि कभी कभी ये जो आपका चैनल हेड है ना, इससे बहुत हेवी लाइंस कनेक्ट होती हैं, तो ये जब आप निकालोगे तो इसको फिर होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जैसे ही आप ये खोलोगे, ये कवर निकालोगे, रिमूव करोगे, तो ये जो लाइंस होती है ना काफी हेवी होती हैं और सपोर्ट भी बहुत कम होता है, तो इनको होल्ड करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम, ब्लाइंडिंग के बाद, ब्लाइंडिंग के जस्ट बाद पहले इस स्पूल्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या हुआ, ब्लाइंडिंग ड्यूरिंग द शटडाउन एक्टिविटी। सबसे पहले ब्लाइंडिंग करेंगे, उसके बाद जो भी स्पूल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करेंगे। और तीसरा चीज मैंने बताया था कि जैसे इसको निकालने के लिए अगर आपको कहीं पे सपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है, कहीं सपोर्ट अगर आपको लगाना है, तो ये भी आपको उसी टाइम पे सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना है। ये दो चीज मेरे हिसाब से लग रहा होगा कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो मैं बार बार यही कहूंगा और कहता रहूंगा कि आप कमेंट करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो, कुछ समझने में दिक्कत आती है तो, है ना। चलो, तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है अनबोल्टिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्रंट एंड रियर बोनेट कवर। वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि ये आपका एक्सचेंजर है ना, शेल है, और ये आपका क्या है, कवर है, बोनेट कवर है ना। एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, है ना। ये चलो ऐसा भी ले लो, और डोम भी ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी चलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ ये आपका नोजल्स हो गया, है ना, ये बंडल हो गया, इसमें ये कवर हो गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो होता है शेल और कवर दोनों के बीच में क्या होते हैं, बोल्ट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बोल्ट्स लगे होते हैं। तो अब आपका तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, ये सारे बोल्ट्स को ओपन करना है, बोल्ट्स को रिमूव करना है, बोल्ट्स टू बी रिमूव, है ना, बोल्ट्स रिमूव करना है। ये तीसरा पॉइंट है। बोल्ट रिमूव करके और फिर चैन ब्लॉक वगैरह के अरेंजमेंट से, या फिर क्रेन वगैरह, अगर वहां पे क्रेन वगैरह भी है, क्रेन वगैरह भी है, तो क्रेन वगैरह के मदद से इन सबको निकालना है आपको, है ना। तो ये पूरा कवर दोनों तरफ का निकालना रहेगा, राइट। इतना चीज क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये बातें समझ में आ रही हैं या फिर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, आई नो, बट थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और फिर मैं आपको क्लियर करूंगा धीरे धीरे। और भी अगर कुछ डाउट होता है तो वो भी करेंगे। पहले ये क्या है ना, देखिए इस चीज को समझिए पहले कि हो क्या रहा है। जैसे ही आप एक बार चीजें समझ जाएंगे ना, तो जब भी आप इंडस्ट्री में आपको मौका मिलेगा, तो जैसे ही वो पॉइंट कोई एक बार भी नाम लेगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर रहेगा कि भाई सोनू भाई ने तो यार ऐसा बताया था कि हाँ, अरे सबसे पहले तो ब्लाइंड करते हैं, ब्लाइंड करने के बाद वो पाइपिंग वगैरह निकालना रहेगा तो निकालेंगे, टेम्पोररी सपोर्ट डालना रहेगा तो डालेंगे, चैन ब्लॉक वगैरह तो प्री शट डाउन में ही सब अरेंज हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बाकी ये जो उसके बाद क्या होता है, कवर ओवर खोलना रहता है। तो ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में अगर एक बार बैठा रहेगा तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें थोड़ा सही है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर ओपनिंग द एक्सचेंजर। अब जैसे ही सपोज आपने एक्सचेंजर खोल दिया, जैसे ही आपने एक्सचेंजर खोला, ये बोनेट आपने हटा दिया बाहर, ये बोनेट क्या किया, बाहर हटा दिया, दोनों साइड का बोनेट बाहर हटा दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या रहेंगे, ट्यूब्स रहेंगे, है ना। ये ट्यूब बंडल है, अच्छा ये फिक्स ट्यूब भी हो सकता है और फ्लोटिंग वाला भी रह सकता है।
या फिर यू बंडल भी रह सकता है। अगर फ्लोटिंग या फिर यू बंडल रहा तो ये ट्यूब बंडल बाहर निकल जाएगा। अगर फिक्स वाला रहे तो बंडल निकलेगा नहीं, बंडल इसी में फिक्स रहेगा। ठीक है, सपोज अभी हम मानते हैं कि ये फिक्स बंडल ही है, फिक्स बंडल है, ये निकाल नहीं पाएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि पहले से कोई ट्यूब प्लग वगैरह तो नहीं है। अब ये विजुअल इंस्पेक्शन का जो काम है, विजुअल इंस्पेक्शन का ये काम किसका है? क्यूसी का है। तो जो भी आप, अगर आप एज ए मैकेनिकल सुपरवाइजर या फिर फोरमैन काम कर रहे हो, अगर आप फोरमैन काम कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ये सब कवर वगैरह आपको रिमूव करवाना है। जैसे ही कवर वगैरह रिमूव हो जाएगा तो आप अगर फोरमैन है तो आप सुपरवाइजर को बोलेंगे कि सर ये जो है कवर निकल गया। तो सुपरवाइजर अब क्या करेगा? क्यूसी को फॉलो अप करेगा। क्यूसी को क्या करेगा? फॉलो अप करेगा। क्यूसी को लेके फिर आएगा एक्सचेंजर के पास। एक्सचेंजर पूरा वो चेक करेगा, अपना देखेगा कि कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं है या फिर ऐसा कुछ फाइंडिंग्स तो नहीं मिल रहा है, उसको कुछ सरप्राइज तो नहीं मिल रहा है इसमें। तो ये सारा चीज वो देख के चला जाएगा। ठीक है, जो भी अपना होगा वो रिपोर्ट बनाएगा। वो आपका कुछ उसमें रोल नहीं है, वो क्यूसी का पार्ट है ना। आपका रोल इतना ही था, बस खोल देना था, बस आपने खोल दिया, आपका काम खत्म। अब जैसे ही आपने खोल दिया और उसके बाद ये विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद शुरू होता है खेल किसका? क्लीनिंग का। क्लीनिंग यहां से अब जो काम शुरू हो जाएगा वो हाइड्रोजेटर्स का हो जाएगा। किसका? हाइड्रोजेटर्स का। हाइड्रोजेटर्स किसको बोलते हैं भाई? जो हाइड्रोजेटिंग करते हैं। अब हाइड्रोजेटिंग क्या होता है? जो भी इस एक्सचेंजर में, जो आपने एक्सचेंजर को खोला, ये कवर इधर खोल के रख दिया, ये कवर खोल के इधर रख दिया, ये सारा ट्यूब्स पड़ा है इसके अंदर, है ना, ये सारा ट्यूब्स पड़ा है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है? स्लज जमा हो जाता है। क्या होता है? स्लज। स्लज मतलब वही कचरा पूरा ट्यूब्स के अंदर भर जाता है ऑपरेशन में चलते चलते। तो अब क्या करेंगे कि हाइड्रोजेटर क्या करेगा? अपना लेके आएगा पूरा सेटअप। एचपी जेटिंग का पंप लेके आएगा, एचपी जेटिंग का पंप लेके आएगा, ये पूरा उसका जेटर आएंगे सब। जेटर एकदम पीला पीला सूट पहन के, बहुत खतरनाक सूट होता है, और लंबा सा गन लेके आएंगे सब, है गन लेके, और यहां से फिर जेटिंग मारना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? जेटिंग मारना स्टार्ट करेगा। अब जेटिंग मार के पूरा इस ट्यूब्स को क्या करेगा? क्लीन करेगा। ये जैसे ही ट्यूब्स पूरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद कवर्स वगैरह क्लीन करेगा। ये कवर क्लीनिंग हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लीनिंग ऑफ कवर्स एंड ट्यूब्स बाय हाइड्रोजेटिंग। इतना चीज क्लियर हो गया। अब इस टाइम पे क्या होता है कि ये अपना मैकेनिकल वाली टीम का ये काम नहीं रहता है। तो मैकेनिकल टीम तब तक क्या करता है? जैसे ही उसने अपना ये बोनेट खोल दिया ना, जैसे ही बोनेट ये खोल दिया, ओपन कर दिया, उसके बाद उसका काम यहाँ पे अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। वो क्या करेगा? दूसरे इक्विपमेंट पे क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा। दूसरे इक्विपमेंट का फिर सब ब्लाइंडिंग करेगा, कवर खोलेगा। यही तो काम है यार, और इसमें कुछ काम ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेंटेनेंस से आसान काम कुछ है ही नहीं। अगर आप सही से देखोगे तो सबसे जो मेजर इंजीनियरिंग है ना, वो कंस्ट्रक्शन का है यार, क्योंकि हर चीज आपको शुरुआत से करना पड़ता है। इसमें क्या है? इसमें तो बस केवल वही झाड़ू पोछा वाला काम है, सच बोलूं मैं, है ना। तो बस क्लीनिंग करना है, सफाई करना है, अगर कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर हुआ तो रिपेयर करना है ना। बात को बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है। मेंटेनेंस में कुछ सीखने लायक उतना कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि राजा की नौकरी है, कुछ भी कहो, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें। सही है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये किधर गया यार, हाँ, जैसे ही क्लीनिंग वगैरह हो जाता है हाइड्रोजेटिंग, उसके बाद फिर क्या होगा कि हाइड्रोजेटिंग का जो भी सुपरवाइजर या फोरमैन रहेगा, वो मैकेनिकल जो सुपरवाइजर है उससे कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि भाई आपका जेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही जेटिंग कंप्लीट होता है तो फिर सुपरवाइजर क्या करेगा? मैकेनिकल सुपरवाइजर क्यूसी को फॉलो अप करेगा। किस लिए? कि भाई अब देखो आप थोड़ा इंस्पेक्शन करो। क्या करो? इंस्पेक्शन करो। तो वो अपना इंस्पेक्शन वगैरह कर लेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद उसमें जो भी वेल्डिंग ज्वाइंट्स कवर वगैरह में होते हैं या फिर शेल में, तो उसका यूटी वगैरह करना रहेगा, यूटी करेगा। डीपीटी रहेगा, डीपीटी करेगा। थोड़ा बहुत मैकेनिकल टीम को बफिंग करना रहता है ज्वाइंट्स वगैरह का। उसके बाद हाँ, ये जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर ट्यूब का वीडियोस्कोपिक भी कर सकता है, उसको बोरोस्कोपिक भी कहते हैं। बोरोस्कोपिक वो क्या रहता है कि जनरली एक कैमरा रहता है जिससे वो ट्यूब्स के अंदर देखते हैं। ट्यूब्स के अंदर प्रोब डाल के
चेक करते हैं कि कहीं कुछ फाइंडिंग्स वगैरह तो नहीं है, तो नॉर्मली ये विजुअल एक तरह से हो जाता है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि विजुअल इंस्पेक्शन के बाद थोड़ा सा बफिंग वगैरह जो भी वेल्डिंग जॉइंट्स का होता है उसको करना होता है, और उसके बाद एज पर इंस्पेक्शन ये रहता है, अगर इंस्पेक्शन ने कहा है कि कुछ वेल्डिंग जॉइंट्स है उसका हमको डीपीटी वगैरह करना है तो आप बफिंग कर दो, तो वो बफिंग कर देते हैं। वो काम मैकेनिकल टीम का ही होता है, मैकेनिकल टीम ही करती है। उसके बाद क्या करते हैं, ट्यूब का इंस्पेक्शन करते हैं भाई, जो भी मेथड दिया रहे, आरएफईटी या फिर ईसीटी या फिर आइरिस, है ना, ये कुछ मेथड्स हैं ट्यूब इंस्पेक्शन का। अगर आपको ये सब पता नहीं है कि आरएफईटी क्या होता है, ईसीटी क्या होता है, आइरिस क्या होता है ना, तो आप एक काम करना, यूट्यूब पे अपने चैनल पे ही जाओगे, सोनू सिंह रिफाइनरी वाले पे ही, तो आपको हीट एक्सचेंजर का एक प्लेलिस्ट है यार। किसका? हीट एक्सचेंजर का प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने, उसमें हीट एक्सचेंजर से जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूं वो उसी प्लेलिस्ट में डाल देता हूं, है ना। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, उस प्लेलिस्ट में ना वो मैंने बताया है कि आरएफईटी क्या होता है, ईसीटी क्या होता है, आइरिस क्या होता है, और ये कब करते हैं, किस कंडीशन में आरएफईटी होता है, किस कंडीशन में ईसीटी होता है और किस कंडीशन में आइरिस करेंगे, ये सारा चीज मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपको देखना होगा तो ये वीडियो खत्म कर लो, इसके बाद एक बार उसको थोड़ा सा नजर दौड़ा लेना, देख लेना कि ये सब चीजें क्या होती हैं। अब जैसे ही ईसीटी वाला टीम ओके दे देगा आपको कि ईसीटी क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ईसीटी करता है तो कुछ कुछ ट्यूब्स में उसका ये जो थिकनेस होता है ना, थिकनेस ये लॉस भी दिखाता है। तो जैसे ही वो थिकनेस लॉस दिखाएगा तो आपको वो लोग मार्क करके दे देंगे उस ट्यूब को और बोल देंगे कि इस ट्यूब को भाई प्लगिंग कराना है, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर हो गया है और ज्यादा प्रेशर के हिसाब से, उसी हिसाब से वो लोग बताते ही हैं कि अगर हमने फिर इसको जबरदस्ती चलाया, वाल इसका जो है वो लॉस हो चुका है, तो फिर बीच में ही ऑपरेशन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जैसे इस ट्यूब का वाल जो थिकनेस है वो कम हो गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लग मार देंगे, इसमें दोनों तरफ से क्या कर देंगे, प्लगिंग कर देंगे। इसको पहले पंचर कर दिया जाता है, पंचर करके फिर प्लग कर दिया जाता है ना। तो ये सब चीज डिसाइड होता है आरएफईटी ईसीटी से कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब आता है अपना मेन काम, हाइड्रो टेस्टिंग का, है ना। क्या काम आता है, हाइड्रो टेस्टिंग का। तो हाइड्रो टेस्टिंग के लिए जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सबसे पहले जो होता है फिटिंग्स वगैरह आपको अरेंज करना होता है ना। फिटिंग्स के बाद आपको गेज चाहिए होगा, इसके बाद आपको पीएस भी चाहिए होगा। तो ये सारा अरेंजमेंट, होस वगैरह अरेंज करना होगा वाटर फिलिंग के लिए, है ना, वाटर फिलिंग के लिए। तो ये सब सारा प्रिपरेशन आपको जो है करना है और हाइड्रो टेस्ट स्टार्ट करना है। हाइड्रो टेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक आप होल्ड रख सकते हैं एज पर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जितना देर कहेगा उतना देर आप करो, लेकिन हार्डली हमने देखा है कि 30 मिनट्स काफ़ी होता है होल्ड प्रेशर का। अगर हाइड्रो टेस्ट क्लियर हो जाता है देन वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर कहीं से लीक वगैरह आता है, अगर कहीं से मान लो किसी ट्यूब से लीक वगैरह आ गया या इधर से लीक आ गया, है ना, इस ट्यूब से लीक आ गया, तो क्या करेंगे, फिर प्लगिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लगिंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपका काम क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो ये हाइड्रो टेस्ट से ही पता चलता है। अच्छा, ट्यूब लीक है कैसे पता चलेगा, कौन सा टेस्ट आप करोगे तो पता चलेगा कि ट्यूब लीक है। तो देखो यार, ये सवाल क्वेश्चन पूछता है ना इंटरव्यूअर। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप शेल टेस्ट करोगे ना, यहाँ से शेल टेस्ट में इधर से एक गेज लगाओगे और एक गेज इधर में लगाओगे, है ना, इधर में। तो और पानी हमेशा आपको पता है नीचे से भरा जाता है ना, पानी हमेशा नीचे से भरा जाएगा, ऊपर से क्या होगा, वेंटिंग होगा। ये भी क्लाइंट पूछ देता है कि पानी किधर से भरोगे, वाटर फिलिंग जो है वो किधर से करोगे। तो वाटर फिलिंग हमेशा बॉटम से ही किया जाता है ना, ताकि जो भी एयर पॉकेट्स वगैरह इसके अंदर हैं वो आराम से वेंट हो जाए। ये चीज़ क्लियर है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन समझते चलो, जरूरी है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हाइड्रो टेस्ट फेल हुआ तो आपको प्लगिंग करना है, और हाइड्रो टेस्ट क्लियर हो गया, अगर एक्सेप्ट हो गया देन
वेरी गुड, अब आपका कुछ काम ज़्यादा बचा नहीं है। जैसे हाइड्रो टेस्ट पास होता है, अब फटाफट गैस्केट वगैरह लेके आओ, गैस्केट लेके आओ कवर का, और इसको बॉक्स अप करना शुरू कर दो। अच्छा, ये हम लोग फिक्स्ड बंडल की बात कर रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने तो ट्यूब बंडल निकाला ही नहीं, ट्यूब बंडल डाला ही नहीं, ये सब चीज मत सोचना, क्योंकि ये भाई फिक्स बंडल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें बंडल रिमूवल नहीं है, बंडल रिमूवल नहीं है ना, ये फिक्स बंडल है, इसलिए हमने फटाफट इसका बॉक्सअप कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बंडल रिमूवल वाला भी प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करें तो आप कमेंट करना और बताना मुझे, तो उस हिसाब से हम लोग वो भी कर लेंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, सब आसान है, बहुत सिंपल है यार, मेंटेनेंस जैसा काम तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब जैसे ही बॉक्सअप कर दिए तो उसके बाद वेल्डिंग ऑफ हाइड्रो टेस्ट प्लग्स इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, ये चीज देखो, पॉइंट हो सकता है आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा यार, कहीं वेल्डिंग ऑफ हाइड्रो टेस्ट प्लग्स इफ रिक्वायर्ड, ये कंफ्यूजन आपको कर रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे मान लो कि क्या है कि ये आपका शेल है ना, जैसे आप शेल टेस्ट करते हो तो इसमें क्या होता है कि नोजल लगा होता है ना, ये फ्लांज हो गया, और फिर इसके ऊपर से आपका इनलेट आउटलेट पाइपिंग्स वगैरह रहते हैं, है ना, ऐसा। तो हाइड्रो टेस्ट के लिए जो ये जो जिस प्लग की बात कर रहा है ना, कि ये प्लग, कंफ्यूज मत होना ये कौन सा प्लग की बात कर रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये नोजल इतना बड़ा है तो यहाँ पे नोजल में प्लग लगा रहता है ना कई बार, तो ये प्लग की बात कर रहे हो कि ये प्लग आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए और कोई पॉइंट ही नहीं है, यही पॉइंट था। तो हमने हाइड्रो टेस्ट करने से पहले ये क्या किया, ये काट दिया था, क्या किया था, कट करके रिमूव किया था, क्या किया था, कट करके रिमूव किया था, और फिटिंग्स के लिए, लगाने के लिए। और जैसे ही हमारा हाइड्रो टेस्ट हो गया तो अब भाई उसका प्लग फिर से वेल्डिंग करना है कि नहीं करना है, तो फिर से वही कह रहा है कि वेल्डिंग ऑफ हाइड्रो टेस्ट प्लग्स इफ रिक्वायर्ड। ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक्सचेंजर में होता ही है, किसी किसी एक्सचेंजर में होता है, तो इसलिए ये कमेंट पहले ही दिया हुआ है ना। तो इस पॉइंट से कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है ना। देखो यार, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो ज़्यादा सोचो मत, ये वीडियो बड़ा इसलिए हो रहा है ताकि आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर 2 मिनट में मैं भी बेवकूफ़ बना दूं, ऐसे कुछ भी बोल के चले जाऊं जैसे लोग आज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को, तो अगर वैसे करने लग जाऊं तो फिर क्या ही फायदा, फिर मेरे मन में कुछ फ़र्क ही नहीं रहेगा, फिर मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। क्या मतलब है जब आपको समझ में ही ना आए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि हाइड्रो टेस्ट का प्लग जो होता है, अगर ज़रूरत हुआ तो निकाल के और उसको फिर लास्ट में वेल्डिंग करेंगे। फाइनली क्या है कि बॉक्सअप ऑफ फ्रंट एंड रियर बोनेट, जो भी आपने इसका शेल का फ्रंट और बैक वाला ये बोनेट निकाला था, कवर निकाला था, इसको क्या करेंगे, री इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, री इंस्टॉल कर देंगे, इसको भी री इंस्टॉल कर देंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा एक शटडाउन का प्रोसीजर होता है। और जैसे ही ये बोनेट वगैरह हो जाएगा, देन फाइनली क्या होता है, डी ब्लाइंडिंग एंड री इंस्टॉलिंग ऑफ कनेक्शंस। जैसे कि जो आपने पाइप्स वगैरह निकाला था, वो पाइप्स को आपको री इंस्टॉल करना है। इसके अलावा जो भी आपने ये ब्लाइंडिंग किया था, अब क्या करना है कि ये ब्लाइंडिंग जो है, इसमें से ब्लाइंड निकाल के गैस्केट, न्यू गैस्केट डाल दो, नया गैस्केट डाल के बॉक्सअप कर दो इस फ्लांज को। बॉक्सअप करने के बाद क्या करोगे, टॉर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे लास्ट का चीज है, लेकिन टॉर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्क वैल्यू आपको देखना होना चाहिए, टॉर्क वैल्यू पता होना चाहिए। वो टॉर्किंग वाली टीम को पता होता है टॉर्क वैल्यू कि कितना फ्लांज का रेटिंग है, तो उसका कितना न्यूटन मीटर जो होगा वो टॉर्क वैल्यू होगा। तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान जरूर रहे कि जो फाइनल टॉर्किंग हुआ है उसमें टैग जरूर लगा होना चाहिए, टॉर्किंग टैग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्लाइंट उसी से वेरीफाई करता है कि हाँ भाई आपने काम जो है वो 100% हमारा कर दिया है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आपने देखा है तो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी तक भी कुछ डाउट है तो मैं एक बार लास्ट में फिर से कहूँगा कि भाई फिर से आप कमेंट जरूर करना अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था शटडाउन। अभी अपना लास्ट एक फेज बचा, क्या कौन सा फेज है वो फेज है कि पोस्ट शटडाउन, पोस्ट टर्न अराउंड एक्टिविटीज। पोस्ट टर्न अराउंड एक्टिविटीज क्या होता है भाई,
पोस्ट टर्नअराउंड एक्टिविटीज एक्चुअली में कुछ ऐसा खास होता नहीं है। वही जो आपने इंसुलेशन निकाला था अगर पाइपिंग का, तो उसको फिक्स करो भाई। इंसुलेशन अगर आपने निकाला है, इंसुलेशन निकाला है तो उसको लगाना पड़ेगा ना, ताकि हीट लॉस ना हो। हीट लॉस के लिए इंसुलेशन लगाते हैं, तो वो आपको इंसुलेशन लगाना है। और जो स्कैफोल्डिंग वगैरह बच गया होगा लगाया हुआ, तो बीच बीच में जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। फाइनल थोड़ा बहुत जो स्कैफोल्डिंग बचा होगा उसको आपको रिमूव कर देना है। और एक तीसरा पॉइंट हम और ऐड कर देते हैं, आपको प्रॉपर हाउस कीपिंग करना होता है प्लांट का उस इक्विपमेंट के आसपास में, है ना। तो ये कुछ पोस्ट शटडाउन के 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए अगर क्लाइंट पूछता है तो, है ना। तो मेरे हिसाब से आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और मज़ा भी आया होगा, है ना। तो यार अब देखो बात आती है पीडीएफ की। मैंने आपसे शुरू में वादा किया था, तो वादा को तो पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, है ना। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों के लिए यार थोड़ा बहुत खर्चा करके एक वेबसाइट लॉन्च करवाया है ना। उसमें टीम लगी हुई है जो अपडेट वगैरह कर रही है, पूरा कुछ काम कर रही है थोड़ा बहुत। उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, एक वेबसाइट को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो टीम काम कर रही है। तो आपको क्या करना है, sonusinghrefinery.com गूगल पे जाके खोलना है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये देख ही लो। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, सोनू सिंह, गूगल में सोनू सिंह रिफाइनरी सर्च करो, सोनू सिंह रिफाइनरी सर्च करो। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओ तो देखो आपको ये वाला पेज दिखेगा। कौन सा पेज, ये वाला पेज आपको दिखेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है ये देख लो, सोनू सिंह रिफाइनरी, है ना। सोनू सिंह रिफाइनरी होम, इस पेज को आप खोलो। इस पेज को क्या करो, ओपन करो। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये देखो, ये एक वेबसाइट आ जाएगा। ये देखो तुम्हारा भाई इधर ही खड़ा है ना। तुम्हारा भाई किधर है, तुम्हारा भाई इधर है ना। अब इसमें देखो बहुत सारा पॉइंट है। ये तो होम हो गया, यही पेज हो गया, यही होम पेज हो गया। इसके बाद अबाउट मी है, कुछ खास नहीं है मेरे बारे में। अगर जानना चाहते हो तो यहाँ से जान सकते हो। इसके बाद ये ब्लॉग है, अगर मेरा पता चाहिए तो यहाँ से पता मिल जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको जाना है यहाँ पे ब्लॉग वाले में। कहाँ पे जाना है, ब्लॉग वाले में, ठीक है। तो इस ब्लॉग वाले में जैसे ही आप जाओगे, ब्लॉग वाले में जाना है। ब्लॉग वाले में जैसे ही क्लिक करोगे इधर, तो ये वाला कुछ ऐसा पेज आपका खुलेगा, है ना। कुछ ऐसा पेज खुलेगा। तो देखो ये मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका अभी क्या है कि मैंने पीडीएफ अभी दिया नहीं है उन लोगों को। अभी मैं टीम को दे दूंगा, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो फिर आप लोग आराम से डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे वो पोस्ट आ जाएगा यार। जैसे ही ये शटडाउन वाला जो हीट एक्सचेंजर वाला है ना, जैसे ही मैं दूंगा उन लोगों को, अभी पीडीएफ मैंने दिया नहीं है, अभी दे दूंगा उन लोगों को, तो वो लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। और जैसे ही आप इस पोस्ट को खोलोगे तो लास्ट में आपको पीडीएफ दिया हुआ रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि ये पोस्ट है, जैसे ये जनरल फिटर वाला पोस्ट है ना, किसी दूसरे वीडियो में बनाया था। जैसे ये खोलो अगर, तो जैसे ये पोस्ट खुला, जैसे ये पोस्ट खुला ना, तो आपको क्या करना है, ये सब अगर यहाँ भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा है यार, यहाँ से डायरेक्ट वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो, बताया था मैंने। तो इसमें जैसे ही आप लास्ट में जाओगे, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वो जो पोस्ट अभी मैं, ये लोग जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये आप एक्सेस करना, तब तक में भी हो सकता है कि अपडेट हो जाए, मैं उन लोगों को दे दूं जब तक ये वीडियो, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है ना, एडिट करना, बहुत सारा तामझाम है यार। ये वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, खास करके ये टेक्निकल वीडियोस है ना। जैसे कि अगर वही जो नाचने बजाने वाले होते हैं, जो जिनको कमर हिलाना है, अगर वो लोग वीडियो बनाए, वैसा वीडियो अगर हम लोगों से खैर होगा नहीं, लेकिन अगर वैसा वीडियो बनाना हो तो उसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी है नहीं, है ना। ये सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
तो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे मैं बोल दूंगा लिखने के लिए उन लोगों को कि आप ये ज़रूर लिख दो कि कहाँ से डाउनलोड करना है। तो नीचे में जब आओगे तो वो लिखा हुआ मिलेगा कि डाउनलोड PDF फ्रॉम हेयर। तो आप क्या करोगे, उस PDF पे क्लिक कर दोगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो देखो एक ये PDF हमारे सामने खुल के आ जा रहा है ना। ये PDF खुल के आ जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आ जाएगा उसमें। तो फिर उसको क्या करना, आप जाके यहाँ से देखो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन से क्या करना, आप डाउनलोड कर लेना। क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे तो वैसे आपको PDF मिल जाएगा। याद क्या रखना है, क्या आपको सर्च करना है, सोनू सिंह रिफाइनरी। क्या सर्च करना है भाई दोस्त, क्या सर्च करना है, सोनू सिंह रिफाइनरी करोगे। चलो इतना तो करोगे। PDF चाहिए तो भाई कहाँ मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है यार, कैसे मैं आपको PDF दे दूंगा। तो उसके इसी की वजह से मजबूरी है, मुझे ये सब करना पड़ रहा है यार, क्या ही करें। चलो तो एक बार और देख लो, क्या सर्च करोगे भाई, सोनू सिंह रिफाइनरी सर्च करोगे, है ना। सोनू सिंह रिफाइनरी सर्च करोगे। यहाँ से देखो आप YouTube पे भी डायरेक्ट जा सकते हो, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि YouTube पे जाके यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ना ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा भी वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे अगर आपने YouTube मान लो खोल दिया, तो YouTube जैसे ही खोल दिया तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फाइंड PDF एंड नोट्स हेयर। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। क्या करोगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो सीधा फिर आप आ जाओगे यहीं पे। यहाँ से फिर क्या करना, ब्लॉग पे क्लिक कर लेना। ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आपको यहीं पे कहीं ना कहीं वो पोस्ट आपको दिखेगा, हीट एक्सचेंजर वाला यहीं पे दिख जाएगा। आई एम श्योर वो, क्योंकि अपडेट होगा तो सबसे पहले ही आ जाएगा। या फिर रिसेंट पोस्ट यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और तो यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। और डाउनलोड भी कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डाउनलोड आप कर लेना। और ये एक पोस्ट अभी नया ही लिखा हूँ यार, उसको अगर आप चाहिए तो पढ़ लो। पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स फॉर ऑयल एंड गैस कंपनी, टॉप 20 इसमें क्या है, टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ अगर आपको पढ़ना है तो जैसे अभी देखो इसको खोल के दिखाते हैं, अगर आप इसको खोलोगे तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स लाइक हाउ कैन फ्लांजेस बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फेसिंग, है ना। तो फ्लैट फेस है, रैश्ड फेस है, टोंग एंड ग्रूव है, मेल फीमेल है, RTJ है। इसके अलावा टेम्परेचर प्रेशर के बेस पे कैसे करेंगे, तो ये सारा चीज़ है। हाउ कैन फ्लांजेस बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ अटैचमेंट, ये भी है ना। बहुत सारा चीज़ है, ऐसे ऐसे करके यहाँ से आप वीडियो भी डायरेक्ट देख सकते हो। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 20 क्वेश्चन है, आप जाओगे देख लोगे, है ना। इसका भी PDF मैंने बनाया नहीं है, इसका भी PDF मैं डाल दूंगा यार। अब जब काम कर ही रहे हैं तो देखते हैं, करेंगे अच्छे से करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो थोड़ा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो देख लो, सपोर्ट करो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, है ना। क्या लगता है, उसमें कुछ पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे हिम्मत ज़रूर मिलती है जब आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, है ना। सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कुछ मिलने वाला है यहाँ से। खाली हाथ तो नहीं लौटने दूंगा, कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर यहाँ से। चलो तो ओके गाइस, अगर आपको फॉलो करना है फेसबुक पे तो यहाँ से कर लो, यहाँ से क्लिक करके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, अगर मुझे मैसेज करना है, मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो यहाँ से बातचीत कर लो इंस्टाग्राम से। यूट्यूब पे तो आप खैर हो ही, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप यहाँ से। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।